हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्ते। आई होप कि सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास रहने वाली है अपनी राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग। अपन पढ़ेंगे कि जो मानवाधिकार आयोग है वो किस तरह का निकाय है, संवैधानिक है या फिर गैर संवैधानिक है, यानी सांविधिक है। सांविधिक क्या होता है वो मैंने पिछले क्लास में आपको जब आरपीएससी करवाई तो उसमें बता दिया था कि एक संवैधानिक होता है, एक सांविधिक होता है। सांविधिक वह होता है डियर स्टूडेंट जो कि किसी अधिनियम के माध्यम से वो जिसे लागू किया जाए। ठीक है, यानी इसके लिए भी क्या बन के आएगा, एक अधिनियम बन के आएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। राज्य मानवाधिकार आयोग स्टार्ट करें। फिर देखिए, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की अपन बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993, उसके तहत क्या किया गया कि कहा गया कि एक तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा राष्ट्रीय स्तर पे, और एक राज्य स्तर पे होगा। वो मानवाधिकार यानी लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। क्लियर है, मानवाधिकार आयोग बनाया गया। तो समझिए इस बात को कि किस तरह से जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसके तहत कहा गया एक तो होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ओके, एक होगा राज्य मानवाधिकार आयोग। क्लियर है, ये तो राष्ट्रीय स्तर पे, ये राज्य स्तर पे। अब देखिए अपने राजस्थान की अपन बात करें, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में बात करें, राजस्थान की बात करें तो अधिनियम बन के आता है। ठीक है, कब? 18 जनवरी 1999। देखिए राजस्थान के संदर्भ में 18 जनवरी 1999। ओके, अधिनियम बन के आता है। इस तहत अपन कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि ये सांविधिक क्या है, निकाय है या एक संस्था है, सांविधिक आयोग है। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है उसके तहत ये कहा गया कि एक तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा और एक राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। एक राष्ट्रीय स्तर पे होगा और एक राज्य स्तर पे होगा। क्लियर है। अब बात करें अपन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, यानी 93 के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार अपन को आज क्लास में नहीं करना, ये नेशनल लेवल पे है। ठीक है, और ये अपन को करना है राज्य मानवाधिकार आयोग। इसकी बात करें तो 18 जनवरी 1999 को अधिनियम तैयार किया गया जिसके तहत किसकी स्थापना की गई, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। कार्य प्रारंभ 18 जनवरी को नहीं करेगा। ठीक है, जो आयोग है वो कार्य प्रारंभ करेगा अपना, ये है स्थापना। कार्य प्रारंभ कब करेगा? 23 मार्च 2000। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि सांविधिक आयोग है, कह सकते हैं ना। इसमें अधिनियम, और अधिनियम में क्या होती है, धाराएं। ये अधिनियम बन के आया था और इसमें होती है धाराएं। तो अपन को क्या पढ़नी पड़ेगी आज की क्लास में, धाराएं पढ़नी पड़ेगी कि कितने नंबर धारा से लेके कितने नंबर धारा तक राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लेख मिलता है। तो समझ में आ गया कि धाराएं और अनुच्छेद में कितना अंतर होता है, क्योंकि धाराएं तो उनके लिए बनी होती है जो अधिनियम बाद में पास किए जाते हैं संसद के द्वारा विधि बना के। ठीक है, यानी एक सांविधिक निकाय है, यानी विधि द्वारा स्थापित, यानी कानून बना के
सांविधिक यानी विधि सहित, लेकिन वो संवैधानिक। क्लियर है, यानी संविधान में जो लिखित है, आर्टिकल्स उसमें आएंगे। और धारा और आर्टिकल क्या होते हैं समझ में आ गए होंगे। अधिनियम में धाराएं होती हैं, संविधान में धाराएं नहीं होती। क्लियर है, कोई चेंजेस वगैरह करना हो तो अधिनियम में किए जाते हैं, फिर धाराओं में किए जाते हैं। ठीक है, वो संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, इसलिए ये एक सांविधिक आयोग है और इसमें धाराएं पढ़नी पड़ेगी। तो धारा, इसमें भी अध्याय होती हैं, अध्याय 5 और धारा 21 से लेके 29 के मध्य जो राज्य मानवाधिकार यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ओके, SRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन शॉर्ट में, 21 से लेकर 29 नंबर धारा तक इसका उल्लेख मिलता है, उसे अपन डिटेल के साथ करेंगे। इसकी क्या कार्य प्रणाली रहती है, क्या काम रहते हैं, वो आज की क्लास में देखेंगे। समझाने के लिए मैंने बताया कि राजस्थान के संदर्भ में 18 जनवरी 1999 को अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई, यानी इसमें धाराएं होंगी, अधिनियम होंगे। आपको पता है कि जो अंग्रेज अपन पढ़े पीछे का इतिहास देखें, हमने संवैधानिक थोड़ा सा पीछे जाए, अपन पीछे की ओर पॉलिटिकल में संवैधानिक विकास क्रम क्या था, जो अधिनियम बन के आए थे उसमें भी धाराएं थी। ठीक है, जैसे कि 1947 का अधिनियम, उसमें भी 20 धाराएं थी, ऐसे अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये अधिनियम बन के आते हैं, वो भी संसद के द्वारा, ओके, और उनमें धाराएं होती हैं। जो धाराएं होती हैं उनमें उन्हें अपन पढ़ना पड़ता है, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी धारा किससे संबंधित है, कौन सी धारा में उल्लेख मिलता है इसके अध्यक्ष और सदस्यों का। ठीक है, देखिए अब जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। कार्य प्रारंभ 23 मार्च 2000 से किया, मुख्यालय जयपुर में है, नोट डाउन करना चाहो तो कर लेना, इसी में ही जो हेड ऑफिस है मुख्यालय जयपुर है, 23 मार्च 2000। क्लियर है इतनी चीजें, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर क्या थी और वर्तमान में क्या है, क्या कुछ रूल्स और रेगुलेशन बने हैं इसके लिए या फिर वही है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत क्या किया गया कि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा और जो राष्ट्रीय स्तर पे क्या करेगा, काम करेगा, जांच पड़ताल करेगा, मानवाधिकारों की रक्षा करेगा। बात आती है राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो राज्य स्तर पे काम करेगा और अधिनियम बन के आएगा और संसद के द्वारा पारित होकर आएगा, इसलिए इसे सांविधिक निकाय कह सकते हैं अपन, यानी विधि सहित विधि बना के काम किया जाएगा। अब अपन पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, पहले कितने सदस्य थे, वर्तमान में कितने। पहले टोटल 5 यानी 1 + 4 सदस्य थे। संरचना की देखें सर्वप्रथम तो, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। क्लियर है, पहले 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, लेकिन बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के बाद में इसमें संशोधन किया गया, बाद में इसे 2 सदस्य घटाए गए। क्लियर है, पहले 4 थे, बाद में 2 किए गए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ऑल इज क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। राज्य मानवाधिकार आयोग अपन कर रहे हैं। देखिए संरचना की बात करें 1999 1 + 4 यानी 1 अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे कितने, 4। ऑन टाइम बात करें अपन, ऑन टाइम 1 + 2, 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। ये कब किया गया, 2006 में। वो आएगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006, इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, 1 अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य। ऑन टाइम भी यही है। संरचना की बात करें पहले कितनी थी, 1 + 4
2006 से पहले, लेकिन 2006 में संशोधन के थ्रू 2 को घटाया गया, जो 2 सदस्य हैं उन्हें घटाया गया। क्लियर है। अब बात करें अपन धाराओं की। धारा 21 के बारे में बात करें। जैसे कि मैंने बताया, धारा नंबर 21 से लेके धारा 21 से 29 के मध्य उल्लेख मिलता है राज्य मानवाधिकार आयोग का। ठीक है। अब देखिए कि धारा, आर्टिकल नहीं लिखेंगे, धारा लिखेंगे, अनुच्छेद नहीं लिखेंगे, धारा लिखेंगे। धारा 21, तो इसमें है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। मानवाधिकार आयोग का गठन। ठीक है। गठन का उल्लेख मिलता है। ओके, इसी में बात करें अपन योग्यता। सबसे पहले योग्यताएं पढ़ेंगे अपन इसकी। जो इसके अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उनकी क्या योग्यताएं रखी गई है। ठीक है। कौन इसका अध्यक्ष बन सकता है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, कौन इसके सदस्य बन सकते हैं। क्लियर है। धारा 21 में ये अपन देखें तो योग्यताओं की अपन बात करें। हाई कोर्ट का ये अध्यक्ष के लिए है, अध्यक्ष पद हेतु। मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो गया, उसके बाद में इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है, पहले नहीं बनाया जा सकता। और 2019 में एक संशोधन हुआ था, उसके तहत क्या कहा गया, 2019 में अन्य न्यायाधीशों को भी इसमें शामिल किया गया। अन्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है। इसके राज्य मानवाधिकार आयोग के, ठीक है, अध्यक्ष। 2019 के बाद, 19 से पहले क्या प्रावधान था कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो गया है, वही क्या बनेगा, इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है। यानी हाई कोर्ट का जो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, सीजे चीफ जस्टिस होता है, वही इसका क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। अब बात करें सदस्य की, जो 2 सदस्य हैं उनके लिए क्या योग्यताएं रखी गई, तो उनके लिए क्या योग्यताएं रखी गई कि जो सदस्य होगा उसे 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो या तो किसी भी न्यायालय, जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट का, किसी भी न्यायालय का वो क्या होना चाहिए, वकील या न्यायाधीश होना चाहिए, जिला न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है। अन्यथा उसे 7 वर्ष का इस फील्ड में अनुभव होना चाहिए, तभी उसे क्या बनाया जा सकता है, इसका सदस्य बनाया जा सकता है। यानी अधिकारों के बारे में जानकार होगा तभी तो मानवाधिकार आयोग का उसे सदस्य बनाया जाएगा। क्लियर है बातें। देखिए, क्लियर कीजिए जल्दी से चीजें। एक जो मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनेगा, उसे कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि मानव के अधिकार क्या है, मानवाधिकार विशेषज्ञ होना चाहिए। सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ लिखें। सदस्यों हेतु योग्यता। किसी भी न्यायालय में जिला न्यायाधीश, जैसे अधीनस्थ न्यायालय नहीं होते, उनके लिए कहा गया है। ठीक है। किसी भी न्यायालय में जिला न्यायाधीश या 7 वर्ष
इस फील्ड में अनुभव। सेकेंडली बात करें, जो दूसरा सदस्य, एक सदस्य के लिए ये रहेगी और दूसरे सदस्य के लिए मानवाधिकारों का विशेषज्ञ। क्लियर है? योग्यताओं की अपन ने बात की कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश का अध्यक्ष पद हेतु क्या होगा, क्वालिफाई होगा। क्लियर है? 2019 के बाद अन्य न्यायाधीश को भी ये राइट दिया गया कि आप भी बन सकते हो। ठीक है, 2019 से पहले ये प्रावधान नहीं था। धारा 21 अपन ने की है और धारा 22 में अपन बात करेंगे कि अध्यक्ष की मतलब जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राज्यपाल। राज्य लेवल पे राज्यपाल। ठीक है, पद से हटाने की बात आई तो राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, राज्यपाल ही करता है इनकी नियुक्ति, वो पढ़ेंगे धारा 22 में। जल्दी से शॉर्ट नोट में लिखिए इसे। धारा 22 आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो रही है। धारा 22 इसे समझिएगा। इसमें अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका जो चयन किया जाता है। ठीक है, एक समिति चयन समिति की सिफारिश होती है इसमें, जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी उसके लिए भी जरूरी नहीं कि हर किसी को भी अध्यक्ष बना दिया जाए, उसके लिए एक समिति बनेगी, चयन समिति। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल। सिफारिश रहेगी चयन समिति की सिफारिश पर। अब चयन समिति में कौन कौन शामिल होंगे वो अपन जल्दी से देख लेते हैं। ये आ गई चयन समिति। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, 4 लोग शामिल होंगे। बेसिक सी बात है। अगर विधानसभा है तो, अगर विधान परिषद है तो 6 सदस्य हो जाएंगे। एक तो सभापति शामिल हो जाएगा, ठीक है, और एक विपक्ष का नेता, उसमें 2 ऐड ज्यादा हो जाएंगे। अपने राजस्थान में विधानसभा है इसलिए अपन 4 सदस्य हैं। ठीक है, इसमें 4 सदस्य हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, वो विधानमंडल पे डिपेंड करता है। अगर विधानसभा है तो 4 सदस्य, विधानसभा है तो विधान परिषद है तो विधान परिषद से भी 2 सदस्य आएंगे। एक तो होता है मुख्यमंत्री, तो ये इस चयन समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक होता है विधानसभा अध्यक्ष, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की बात करें गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, 4 नंबर की बात करें विधानसभा विपक्ष का नेता। अपने विधानसभा इसलिए ये 4 सदस्य मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, 4 सदस्य। लेकिन विधान परिषद हो तो नोट लगा के लिखेंगे, अगर विधान परिषद हो तो 2 सदस्य ज्यादा हो जाएंगे। एक तो विधान परिषद का सभापति हो जाएगा, एक विधान परिषद विपक्ष का नेता। जल्दी से नोट लगा के इस चीज को लिखिए। ये क्या करेंगी, चयन करेंगे कि किसे अध्यक्ष बनाना है, किसे सदस्य। ठीक है, यदि किसी राज्य में
विधानमंडल का विधान परिषद सदन हो तो दो सदस्य और ऐड होंगे। वो कौन कौन से देखिए, एक तो विधान परिषद का सभापति, ठीक है। दूसरा विधान परिषद के विपक्ष के नेता, ठीक है। और 4 ये हैं, तो टोटल 6 सदस्य हैं। 4 ये भी होंगे, ये नहीं है कि विधान परिषद होगी तो वहां पे ये 2 ही होंगे, ठीक है। यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों अगर सदन है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि 6 सदस्य शामिल होंगे इस चयन समिति में। फिर क्या करेंगे, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। ये सिफारिश रखेगी ये चयन समिति की इनका क्या करना है, आपको नियुक्ति करनी है अध्यक्ष पद पे, सदस्य पद पे, ठीक है। तो ये चयन समिति होती है, इसकी सिफारिश पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इस चयन समिति में शामिल नहीं होता, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से लिख लीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो चयन समिति है वो, इसके संदर्भ में राज्य मानवाधिकार आयोग पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग की जो चयन समिति है उसमें कौन शामिल नहीं होता। ये जो नेगेटिविटी वाले क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। अपन पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है, इसलिए अपन नहीं को हाँ समझ लेते हैं और अपन गलत कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें शामिल कौन होता है, मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष होता है इस समिति का, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधान विपक्ष का नेता, ये 4 सदस्य हो गए। विधानसभा अगर है तो, विधानसभा के अलावा विधान परिषद है तो 2 सदस्य और ऐड होंगे, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता। क्लियर है, ये तो कॉमन, ये गृह मंत्री भी तो होगा यानी विधानमंडल में, और विधानसभा अध्यक्ष अगर यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आएगा, विधान परिषद का सभापति। ये पोजीशन इसे मिली है ना, वही पोजीशन का सभापति है तो ये भी आएगा, ये विपक्ष का नेता आएगा तो यहाँ भी आएगा, और मुख्यमंत्री तो एक ही होगा दोनों सदनों से, या यही 2 होंगे, ये एक ही होगा, कॉमन है इसमें, तो ये 2 नहीं करोगे आप, ठीक है। यानी 4 इसमें तो 4 इसमें होंगे, 8 नहीं होंगे, ठीक है। 6 समझ में आ गए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। धारा नंबर 23, इसमें बात करें अपन की अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना हो और त्याग पत्र देना हो तो ये समझ में आ गई होगी, चयन समिति की सिफारिश रहती है। नोट डाउन कर लिया होगा। पहले नियुक्ति हो गई थी, अब इनको हटाना है। सदस्यों का त्याग पत्र, इन्हें पद से हटाना। त्याग पत्र तो राज्यपाल को सौंपेंगे, किसे, राज्यपाल। लेकिन अगर पद से हटाने की बात आई तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जाता है। अब धारा, ये धारा नंबर 23, ठीक है। धारा 24, इन धाराओं में बह मत जाना, याद कर लेना। धारा 23 सदस्यों का त्याग पत्र
किसे संबोधित करेंगे? अध्यक्ष व सदस्य। राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। अब यहाँ आता है टेन्योर, कार्यकाल, पदावधि, अब टेन्योर, ठीक है। कार्यकाल, पदावधि, टेन्योर। तो टेन्योर कितना है? राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल के बारे में बात करें तो पहले कितना था? 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले, लेकिन वर्तमान में 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु। ऑन टाइम वर्तमान में 3 वर्ष, जो भी पहले, ये बात समझाइए, जो भी पहले क्या होता है? 2019 के बाद, ठीक है, संशोधन हुआ था। लेकिन इससे पहले 5 वर्ष 70 वर्ष थी। दोनों आर्टिकल क्लियर हुए। अध्यक्ष और सदस्य त्याग पत्र संबोधित करवाएंगे अपना राज्यपाल को, जो नियुक्त कर रहा है उसे त्याग पत्र देंगे। लेकिन हटाने की बात है, जो आयोग वगैरह में हटाने का काम होगा ना, वो राज्यपाल नहीं करेगा। जितने भी आयोग हैं उनमें हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। दैट इज कॉमन, ओके, इट इज कॉमन। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद कार्यकाल, पदावधि और टेन्योर की बात करें, 3 वर्ष 70 वर्ष की एज, जो भी पहले हुई है, 70 साल तक नहीं रहेगा। मतलब 70 साल एज को डिनोट करता है ये एज, व्यक्ति की एज। अगर कोई 68 साल का है तो वो 2 साल ही अपना टेन्योर करेगा, 3 साल बाध्य नहीं है 3 साल के लिए, क्योंकि 70 साल पूर्ण हो गए उसके 2 साल के बाद, तो वो इसे छोड़ देगा इस पद को, ठीक है। और जो धारा है वो 24 कंप्लीट हुई, धारा 23 और 24, ऑल इज क्लियर। अब देखिए धारा 25, धारा 25 और 26। धारा 25, इसमें किसी को उल्लेख मिलता है, यानी किसी कारणवश जो अध्यक्ष है उसकी मृत्यु हो गई है, यानी पद रिक्त हो गया है किसी भी कारणवश, मृत्यु, पद रिक्त, अनुपस्थिति, ये जो काम हो गए हैं, कारण हो गए हैं, तो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, नियुक्त बाय राज्यपाल। इन्हीं सदस्यों में से ही क्या करेंगे? कार्यवाहक अध्यक्ष को चुन लेंगे कुछ टाइम के लिए, जब तक कि पद रिक्त है, ठीक है। धारा 26, इसमें है अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते, दुकान से गया होता है। वेतन भत्ते का उल्लेख, निर्धारण कौन करता है इनके वेतन और भत्तों का? तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारण, यानी राज्य विधान मंडल। समझ में आ गया? राज्य सरकार यानी राज्य विधान मंडल।
भारत सरकार यानी संसद। ऑल इज क्लियर। राष्ट्रपति नहीं करता है, नहीं राज्यपाल करता है। धारा 26 क्लियर है। राज्य सरकार के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों का उल्लेख आर्टिकल नहीं सॉरी धारा 26 में उल्लेख मिलता है। राज्य सरकार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है। जो भी वेतन और भत्ते होते हैं उनके कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वेतन की बात करें तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान अध्यक्ष का वेतन होता है, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान किसका वेतन होता है? अध्यक्ष का। और अन्य न्यायाधीशों के समान जो वेतन मिलता है उससे सदस्यों को। सीजे के समान अध्यक्ष का वेतन और अन्य न्यायाधीश सदस्य। समझ में आ गया होगा? जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ओके। अगर पद रिक्त है और अनुपस्थिति है, कार्यवाहक जो अध्यक्ष है उसका भी उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। क्लियर है? अब धारा 27 की बात करें तो धारा 27 की आयोग के कार्य करने के लिए एक सचिव पद का भी अधिकारी कार्यरत होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। पद रिक्त की अपन ने बात की, अनुपस्थित और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। ऑल इज क्लियर? पच्चीस और 26 धारा क्लियर है। धारा नंबर 27 और 28 दोनों साथ में करते हैं। जो 28 नंबर धारा है उसमें उल्लेख मिलता है प्रतिवेदन, रिपोर्ट प्रस्तुत। लगभग जो आखिरी आर्टिकल या आखिरी जो धारा है, धारा नंबर 28 हो गई। जैसे पन्ने लास्ट आरबीएससी आर्टिकल पढ़ा था 323, जो उसमें क्या होता है कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, यानी राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार के समक्ष, वो जो आयोग है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्य सरकार को। ठीक है, धारा 27 पहले धारा 27 ही देख लेते हैं कि आयोग के कार्य करने हेतु एक सचिव पद का अधिकारी भी होता है। एक सचिव पद का अधिकारी भी होता है। ऑल इज क्लियर? अधिकारी। और बात करें अन्वेषण की, तो अन्वेषण के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशन है आयोग के कार्य करने हेतु?
महानिरीक्षक। ओके, आयोग के कार्य करने हेतु सचिव पद का अधिकारी और पुलिस महानिरीक्षक की बात बताई मैंने। देखिए कि पुलिस महानिरीक्षक यानी इसके अधीन जो कर्मचारी आएंगे ये क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे, ठीक है, आयोग के कार्य करने में सहायता। एक तो सचिव पद का अधिकारी होगा आयोग के कार्य करवाने हेतु, एक पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है, के अधीन जो कर्मचारी आएंगे वो राज्य सरकार प्रोवाइड करवाएगी। क्लियर है। अब धारा नंबर 28 की अपन बात करें, अपन इसकी कार्यशैली भी पढ़ेंगे कि क्या कार्यशैली रहती है, ठीक है। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका एक जो खुद की जांच एजेंसी होती है, इसमें जांच पड़ताल की जाती है अधिकारों को लेके। ओके, फैक्ट की क्लास भी इसी के साथ रख देते हैं जिस तरह कल आरपीसी की थी, ठीक है, ताकि नई क्लास नहीं लिखेंगे। तो आयोग के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसके समक्ष, राज्य सरकार यानी राज्य विधानमंडल आयोग के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार के समक्ष क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। क्लियर है। यहाँ राज्यपाल यह आएगा, आयोग के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, के समक्ष प्रस्तुत। 28 धाराएं हो गई हैं और 29 नंबर जो धारा है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें क्या कहा गया है, जो राष्ट्रीय आयोग है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और राज्य मानवाधिकार आयोग है, उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की गई है और कुछ ज्यादा नहीं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कुछ रूल्स और रेगुलेशन राज्य मानवाधिकार आयोग पे भी लागू हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी बहुत बातें हैं। तो धारा 21 से लेके 29 कंप्लीट है। 28 धाराओं तक इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। तो 28 धाराएं मैंने आज की क्लास में सबमिट करवा दी आपको। अब कार्य देखते हैं कि जो कार्य हैं किसके, राज्य मानवाधिकार आयोग के, वो कार्य क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि कार्य क्या होते हैं, अन्य फैक्ट के साथ देखेंगे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। क्लियर है। ओके, सदस्य कौन कौन है, जैसे 2 सदस्य हैं तो कौन कौन है। ओके, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और फैक्ट भी आज ही के क्लास में करवाने का सोच रही हूँ क्योंकि ज़्यादा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये जितना कि बना रखा है। बस जो क्वेश्चन आते हैं वो कथन और निष्कर्ष की बात करें, जो स्टेटमेंट के आते हैं तो यहाँ स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, यानी इसकी जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, जो वर्किंग सिस्टम है वो अपन को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो फैक्ट है वो तो 5-6 ही है कि कौन इसके मतलब ऐसे सदस्य बताइए जो पद पे रहते हुए उनका निधन हो गया, ठीक है, यानी गुजर गए, और ऐसे बताइए जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए, ठीक है, उनकी अपन बात करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। पहले अपन इसके काम देखेंगे जो राज्य मानवाधिकार आयोग है। देखिए अब किसके काम देखें, जैसे आरपीसी के थोड़े बहुत काम देखे थे कि क्या क्या काम है। मेनली जो उसका काम है मतलब परीक्षाएं करवाना होता है, ठीक है, से एक तो साक्षात्कार और एक सीधी भर्ती है जैसे आरपीसी सेकंड ग्रेड, और ज्यादा काम देना हो तो वो राज्य विधानमंडल उससे प्रोवाइड करवाएगा कि ये काम आपको ज्यादा अगर कर्तव्य सौंपने हैं तो राज्य विधानमंडल पे डिपेंड करता है कि आरपीसी को क्या काम करना है। वैसे अपन को राज्य मानवाधिकार पढ़ना है कि इसके क्या काम होते हैं। धाराएं अपने कंप्लीट कर ली। आयोग के कार्य,
फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ये आयोग है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि जो आयोग है राज्य मानवाधिकार आयोग, ये एक परामर्शकारी क्या है, निकाय है, संस्था है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग एक परामर्शकारी या परामर्शदात्री सलाहकारी निकाय है। क्लियर है? ये अपनी जो बात है राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है कि अपन को ये सलाह मशवरा लेना हो तो ये परामर्श दे सकता है। ठीक है, लेकिन किसी अधिकारी से रिलेटेड कोई रूल्स और रेगुलेशन है उसके लिए कोई बाध्य नहीं है, बस परामर्श दे सकता है, देने के लिए बाध्य नहीं है। बात करें कि ये आयोग के संबंध में शक्तियां क्या है कार्य को लेके, तो ये जो आयोग है राज्य सूची व समवर्ती सूची से संबंधित कि जो आयोग है राज्य सूची व समवर्ती सूची से संबंधित जो भी विवाद होगा, मानवाधिकार आयोग से संबंधित विवाद होगा, मानवाधिकार से रिलेटेड विवाद होगा तो उसकी जांच कर सकती है, यानी समवर्ती सूची और राज्य सूची। क्लियर है? राज्य मानवाधिकार आयोग एक परामर्शदात्री या सलाहकारी निकाय है। राज्य सूची व समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन मामलों, यानी मानवाधिकार से विवादित कोई मामला है, यानी मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया है, ठीक है, उल्लंघन कोई विवाद यानी मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो क्या कर सकती है ये जो आयोग है वो जांच कर सकती है, जांच कर सकता है आयोग। ठीक है, आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित मानवाधिकार से कोई विवाद होता है, मानवाधिकारों को लेकर किसी चीज का उल्लंघन होता है अधिकारों से संबंधित, तो वह उसकी जांच कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये परामर्श देने के लिए बातें नहीं है और ये परामर्श संस्था है, हाँ ये दे सकती है। क्लियर है? या किसी भी संस्था और लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन होने पर मामले की जांच कर सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता। ठीक है, किसी भी संस्था या लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर मामले पर जांच कर सकता है, परंतु सजा नहीं दे सकता। ठीक है, राज्य स्तर पे मानव के अधिकारों की रक्षा राज्य मानवाधिकार एक परामर्शदात्री सलाहकारी निकाय है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है, परामर्श दे सकता है, वो इसी पे डिपेंड करता है। आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित अगर मानव अधिकार से रिलेटेड कोई उल्लंघन हो जाता है, यानी मानव अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला आता है, तो उसकी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है अगर विवाद होगा तो। यदि
यह किसी भी संस्था या लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर उस मामले पे क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, परंतु सजा नहीं दे सकता। उसे सजा देने का राइट नहीं है, केवल क्या करेगा, जांच करेगा। क्लियर है? मानव के अधिकारों की रक्षा करने का इसका काम होता है। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी चीजें? ये होते हैं आयोग के कार्य। ओके, अब आगे देखिए, इतने कार्य जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जो 3-4 आपको करवाए हैं। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसकी और क्या प्रोसेस रहती है? जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो 1 वर्ष से ज्यादा अगर कोई पुराना मामला है तो उसकी जांच नहीं कर सकता। ठीक है, और सैन्य संबंधी मामले इसमें नहीं आएंगे, उनकी भी जांच नहीं कर सकता। वो अपन नेक्स्ट आगे करेंगे, पहले इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए, धीरे धीरे समझ में आ गई। उसकी थोड़ी कार्य प्रणाली देख लीजिए, ये उसके कार्य हो गए, कार्य किस प्रकार से करेगी। ठीक है, सिस्टम क्या है? जो आयोग है 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। ठीक है, सैन्य संबंधी मामलों की जांच भी नहीं कर सकता। अब देखिए इसकी जो कार्यप्रणाली वो क्या होती है। मानवाधिकार आयोग, शॉर्ट में लिख रही हूँ कि स्वयं की एक जांच एजेंसी होती है, उसके थ्रू ही जांच करती है। ठीक है, स्वयं की जांच एजेंसी होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सही गलत में। ठीक है, तो आयोग की स्वयं की एक जांच एजेंसी होती है जिसमें एक सचिव और एक पुलिस महानिरीक्षक, जो अपन ने पढ़ा ना धाराओं में कि कार्य करने के लिए कौन होगा, तो ये जांच वगैरह करेगा। तो जांच एजेंसी होगी ना, उसमें होगा एक सचिव, एक पुलिस महानिरीक्षक व अन्य कर्मचारी होंगे। अगर काफी दिनों से, लंबे टाइम से अगर कोई मामला पड़ा है, उसे अगर हैंडल करना चाहे आयोग, तो पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट की। ठीक है, जांच करने हेतु जांच नहीं कर सकता यदि करना चाहे तो हाई कोर्ट की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, सैन्य संबंधी मामलों की जांच नहीं कर सकता, और 1 साल से ज्यादा अधिक पुराना मामला है तो उसकी जांच नहीं कर सकता, सजा भी नहीं दे सकता। ठीक है, इसकी स्वयं की एक जांच एजेंसी होती है, उसके थ्रू क्या करता है, ये जांच करता है। एक पुलिस महानिरीक्षक होता है, उसमें अन्य कर्मचारी और एक सचिव पद का अधिकारी होता है, जो पहले अपन ने धाराओं में पढ़ा।
ठीक है। यानी कार्य आयोग के कार्य करने के लिए एक सचिव पद का अधिकारी होता है, जो अन्य कर्मचारी हैं इसके अधीन वो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। ओके, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर फैक्ट पढ़ते हैं आगे। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो रही है। कोई भी मामले की जन सुनवाई करनी हो, किसी भी मामले की सुनवाई करनी हो तो राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। ठीक है, अब देखिए अपन पढ़े इसके इफेक्ट के बारे में। पहले देखिए कि आयोग के कार्य क्या है। सलाहकारी एक परामर्शदात्री क्या है, एक संस्था है। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक पुराने जो मामले होंगे उनकी जांच नहीं कर सकता। सेना से संबंधित जो भी मामला है उसकी जांच नहीं कर सकता। ठीक है, और बात करें इसकी स्वयं की जांच एजेंसी होती है। क्लियर है। मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए इसे बनाया गया है ताकि किसी को भी ऐसा लगे कि मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है तो याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, और राज्य मानवाधिकार आयोग का मेनली जो इम्पोर्टेंट काम होता है कि वह क्या करेगा, जो मामले अगर राज्य सूची या समवर्ती सूची से संबंधित है तो जो विवाद होएगा राज्य सूची और समवर्ती सूची से रिलेटेड उसमें भी क्या कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। ठीक है, क्लियर होगी सारी बातें। अब फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लीजिए, फिर फैक्ट देखते हैं अपन। अब शिकायत करनी तो किस प्रकार से की जाएगी। किसी भी माध्यम से शिकायत की जा सकती है, कोई फीस दे नहीं होती। ठीक है, देखिए किस प्रकार से कोई अगर अपन को क्या करनी है, शिकायत करनी है, यही बता दूं शिकायत किस तरह से होगी। अगर शिकायत करनी है तो इसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई फीस दे नहीं है। ठीक है, और सेकंडली बात करें तो किसी भी भाषा में और किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से शिकायत की जा सकती है। जैसे डाक वगैरह, फोन वगैरह से, समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड कोई भी। शिकायत की बात करें तो कोई भी फीस दे नहीं है इसके लिए। शिकायत करने के लिए किसी भी माध्यम से शिकायत की जा सकती है। और 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं है ना उनमें से किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में कंप्लेन की जा सकती है। और क्या कहा गया इसमें कि 7 दिन के भीतर, 7 दिन के अंदर अंदर आयोग के समक्ष ये कंप्लेन रखी जानी चाहिए। ये आ गई शिकायत की बात। थोड़ी सी बोल तो नहीं होगी ना। कोई फीस नहीं देनी होती शिकायत करने के लिए। किसी भी भाषा में अपन जो 8वीं अनुसूची में जो लिखित भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा में कंप्लेन कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से शिकायत की जा सकती है। 7 दिन के अंदर अंदर आयोग के समक्ष कंप्लेन रखी जानी चाहिए। ठीक है, तभी आयोग इस पे क्या करेगा, अपनी जांच पड़ताल करेगा कि हाँ भाई लोगों के साथ क्या उनके अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, ये सब बातें। ठीक है, अब फैक्ट की तरफ देखिए, जल्दी से नोट डाउन कर ली होगी सारी चीजें। देखिए प्रथम अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। दूसरे तीसरे चौथे 5 अध्यक्ष पढ़ेंगे अपन। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन,
शॉर्ट नोट, लेकिन अपन को यहाँ आर लगाना है क्योंकि राजस्थान के बारे में बात करनी है ना। राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात कर ली। राज्य मानवाधिकार आयोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट RSHRC, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। समझ में आ गया कि किस तरह से ये इतना बड़ा नाम बना। तो देखिए, प्रथम अध्यक्ष की अपन बात करें तो नाम आता है कांता कुमारी भटनागर। आयोग की प्रथम अध्यक्ष हाईकोर्ट किया था, तब कांता कुमारी भटनागर का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो, प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में, ठीक है। कांता कुमारी भटनागर पूर्व में मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है, प्रथम और एकमात्र महिला अध्यक्ष। और एक बात और आती है, न्यूनतम कार्यकाल। इतनी बातें आती है कांता कुमारी भटनागर, ठीक है। आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर, मद्रास हाई कोर्ट की प्रथम लिखी हुई प्रथम मुख्य न्यायाधीश। सीजे थी चीफ जस्टिस, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल था, प्रथम और एकमात्र महिला अध्यक्ष अब तक रही है कांता कुमारी भटनागर, और मद्रास हाई कोर्ट के प्रथम सीजे यानी चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। क्लियर है? ये आ गई पहली अध्यक्ष। प्रथम एकमात्र महिला अध्यक्ष भी कौन रही? कांता कुमारी भटनागर। अब देखिए दूसरे, सैयद समीर अहमद, सैयद समीर अहमद, सगीर है, सैयद सगीर, सगीर भी नाम आता है इसमें। नगेंद्र कुमार जैन, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का था, ठीक है। एक नाम आता है टाटिया, नाम सुना होगा टाटिया जी का, इसी में ही पढ़ेंगे, ठीक है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर, मद्रास हाई कोर्ट की प्रथम सीजे चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ओके। न्यूनतम कार्यकाल नगेंद्र कुमार जैन, सर्वाधिक कार्यकाल जिनका था सैयद सगीर अहमद या सैयद समीर अहमद, एक ही बात है। प्रकाश टाटिया, समीर भी कर लीजिए या सगीर कर लीजिए। टाटिया, टाटिया तो नहीं है, टाटिया है। प्रकाश टाटिया और जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास,
जो समीर अहमद है उनकी भी एक खास बात है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड थी, ठीक है। और नगेंद्र कुमार जैन सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा टेन्योर। प्रकाश टांटिया, सैयद समीर अहमद, ये पहले हो गए, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवे, ठीक है। अब तक पांचवी बनी। अब ऑन टाइम गोपाल कृष्ण व्यास हैं, जीके व्यास। गोपाल कृष्ण गोखले मत कर देना, वो महात्मा गांधी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु। मैं जब भी याद करती तो गोखले ही याद रहते हैं। गोपाल कृष्ण व्यास, जीके व्यास, ओके। जीके व्यास, प्रकाश टांटिया, नगेंद्र कुमार जैन, सैयद समीर अहमद। ऑल इज क्लियर? देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है सैयद समीर अहमद की, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बताया। दो सदस्य ऐसे भी हैं जिनका पद पे रहते हुए निधन हो गया, सदस्य थे वो अध्यक्ष नहीं थे। सैयद समीर अहमद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एकमात्र ऐसे अध्यक्ष। और नगेंद्र की बात करें, नगेंद्र जैन की, तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त। आलम शाह खान, ठीक है, एक मिनट। आलम शाह खान, आलम शाह खान, महेश चंद्र शर्मा, दो सदस्य थे ये, ठीक है, जिनका पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो। सैयद समीर अहमद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, एकमात्र ऐसे अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। और नगेंद्र जैन, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। ऑन टाइम की बात करें, जीके व्यास यानी गोपाल कृष्ण व्यास क्या है, अध्यक्ष है मानवाधिकार आयोग की, ठीक है। एक इसके द्वारा एक पत्रिका जारी की जाती है, त्रैमासिक पत्रिका, ठीक है, मानवाधिकार आयोग के द्वारा। उसका क्या नाम है वो भी लिख लीजिए, चलिए नोट डाउन कीजिए। मानवाधिकार संदेश के नाम से है, मानवाधिकार संदेश नामक त्रैमासिक पत्रिका, ओके। मानवाधिकार संदेश तेजी से लिख ली होगी आपने, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से आगे बढ़े। सैयद समीर अहमद की मैंने बात बताई कि जो सैयद समीर अहमद थे राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष, एकमात्र ऐसे अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, न्यायाधीश भी रहे थे। नगेंद्र जैन की अगर बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल की अपन बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल किसका था, कांता भटनागर, कांता कुमारी भटनागर की बात की। पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त आलम शाह खान, महेश चंद्र शर्मा।
अब एक त्रैमासिक पत्रिका की अपन बात करेंगे कि जो त्रैमासिक पत्रिका है उसका क्या नाम है, मानवाधिकार संदेश, यानी 3 माह में एक बार जो प्रकाशित की जाती है। देखिए त्रैमासिक मासिक पत्रिका, ये त्रैमासिक पत्रिका नाम क्या है, मानवाधिकार संदेश। आयोग के द्वारा त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है। एक एजेंसी है खुद की, वो याद रखनी है। एक ये पत्रिका मानवाधिकार संदेश, एक ऑन टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम, 2 सदस्यों की बात करें, अध्यक्ष कौन है, जीके व्यास, 2 सदस्य, जो 2 सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं जीके व्यास। पहली बात करी त्रैमासिक पत्रिका मानवाधिकार संदेश के नाम से, एक नाम आता है रामचंद्र झल्ला, ठीक है, झाला, ओके। महेश गोयल और रामचंद्र सिंह झल्ला, महेश गोयल, ये अध्यक्ष हो गए, ये क्या हो गए, सदस्य ऑन टाइम, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, समझ में आ गया होगा। त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है, इसका नाम होता है मानवाधिकार संदेश। मानवाधिकार संदेश नाम से त्रैमासिक पत्रिका किस आयोग के द्वारा निकाली जाती है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। और किस आयोग की स्वयं की जांच एजेंसी होती है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग। जीके व्यास ऑन टाइम में अध्यक्ष हैं, रामचंद्र झल्ला और महेश गोयल क्या है, इसके सदस्य हैं। तो आई थिंक सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी है। कार्य प्रणाली की बात बताई कि 1 वर्ष से ज्यादा कि अगर कोई मामला है यानी पुराना है तो वो इसकी जांच नहीं करेगा। सेना से संबंधित मामला तो जांच नहीं करेगा। इसके पास राइट होते हैं, जो सिविल न्यायालय होते हैं, जो सिविल कोर्ट होते हैं, उसके समान इसके पास क्या होते हैं, राइट होते हैं। राज्य मानवाधिकार भले ही ये सजा ना दे लेकिन जांच पड़ताल पूरी करता है, ठीक है। राज्य सूची और संवर्ती सूची पर भी क्या कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है अगर विवाद का विषय बना तो। क्लियर है। परामर्शदात्री संस्था है, निकाय कह सकते हैं, लेकिन सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या काम करेगा, शिकायत किस प्रकार से की जाएगी, किसी भी माध्यम से की जा सकती है। 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं उनमें से कोई एक भाषा में क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। शिकायत करने के लिए ये कितने पैसे लगेंगे, तो कोई भी फीस नहीं दी जाती। और शिकायत करनी है तो 7 दिन के अंदर अंदर जो शिकायत है वो किसके समक्ष, उस आयोग के समक्ष रखी जानी चाहिए। फिर भी इसके आगे फिर आगे क्या चलेगी, इसकी प्रोसेस चलेगी कि कहाँ जांच करनी है, किस प्रकार से जांच करनी है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, हटाए किसके द्वारा जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा। क्लियर है। वेतन भत्तों की बात की, राज्य सरकार यानी राज्य विधानमंडल क्या करता है, तय करता है। कितने होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान तो अध्यक्ष की होती है। सदस्यों की बात करें तो हाई कोर्ट के जो अन्य सदस्य होते हैं यानी अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके समान उनके सदस्यों की होती है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, तो क्लास को विराम दें। आई थिंक आज की क्लास सबमिट होती है फैक्ट के साथ आपकी राज्य मानवाधिकार आयोग को लेके। थैंक यू वेरी मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। बेस्ट ऑफ